नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। ओमान तट पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत के बाद ईरान ने हमले की कड़ी निंदा की और जैसे ही निंदा की, मोदी सरकार और घिर गई। विपक्ष कहने लगा कि ऐसा दब्बू पीएम चाहिए। दूसरी तरफ एस जयशंकर से फिनलैंड में ईरान युद्ध पर भारत को लेकर एक तीखा सवाल पूछ लिया गया और यहां भारत में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में शामिल हुई टीचर को निलंबित कर दिया गया। उधर ट्रंप बोल रहे हैं युद्ध खत्म, लेकिन ईरान ने चुनौती दे दी है। देश और दुनिया की सभी जरूरी खबरें जानेंगे इस बुलेटिन में, लेकिन उससे पहले सत्य हिंदी के ऐप को लेकर एक सूचना भी। अगर आपको लगता है कि खबरें आप टीवी से ज्यादा व्हाट्सएप विश्वविद्यालय में मिलती हैं, तो थोड़ा समझ जाइए। असली खबरों के लिए सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आप हमारा ये बुलेटिन और बाकी खबरें सत्य हिंदी के ऐप पर भी देख सकते हैं। वहां ना फॉरवर्डेड ज्ञान मिलेगा, ना ही आईटी सेल के ट्यूशन, सिर्फ खबरें, सवाल और उनकी पड़ताल। और ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब जान लेते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। ईरान ने भारतीय नाविकों की मौत पर अमेरिका को घेरा और घिर गई मोदी सरकार। भारतीय नाविकों की मौत पर विपक्ष ने सरकार को घेरा, कहा ऐसा दब्बू पीएम चाहिए क्या। फिनलैंड में जयशंकर से ईरान युद्ध पर तीखा सवाल, क्या भारत सिर्फ बेबस दर्शक बन गया। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में पहुंची शिक्षिका हुई निलंबित, बताया नियमों का उल्लंघन। कांग्रेस ने सीट चोरी के खिलाफ जंग का ऐलान किया, राहुल गांधी ने बीजेपी चुनाव आयोग को घेरा। शुरुआत करते हैं अमेरिकी हमले में भारतीय नाविकों की मौत पर ईरान की निंदा से और घिरी मोदी सरकार से। ईरान ने भारतीय नाविकों की मौत पर अमेरिका को कटघरे में खड़ा किया। ईरान ने अमेरिकी कार्रवाई को समुद्री डकैती और कानूनहीनता बताया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल वकाई ने मारे गए भारतीय नाविकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई, साथ ही भारत की जनता और सरकार के प्रति भी दुख व्यक्त किया। इसके बाद उन्होंने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए। ईरान का कहना है कि भारतीय व्यापारिक जहाजों पर हमला गलत था, यह अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ कदम है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले वैश्विक शांति और सुरक्षा को खतरे में डालते हैं, साथ ही समुद्री आवाजाही की स्वतंत्रता को भी प्रभावित करते हैं। इसी वजह से ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कार्रवाई की मांग की। उसने अमेरिका को जवाबदेह ठहराने की अपील की। ईरान द्वारा निंदा करने के बाद सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि ईरान ने भारतीय नाविकों की हत्या की निंदा की और यहाँ कुछ भारतीय ही अपने ही लोगों की मौत को सामान्य बताते हुए उन्हें ही दोषी ठहरा रहे हैं और इनमें अधिकतर ऐसे लोग हैं जो दूसरों को राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट दे देते हैं। शर्मनाक है। मोदी सरकार के आलोचकों का कहना है कि 3 शहीद भारतीय नाविकों के साथ पूरा देश खड़ा है, सिवाय भारत के प्रधानमंत्री के। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि एक बार नेहरू जी के कार्यकाल को लांग जाने के उत्सव से ही फ्री होंगे, तब जाकर इस दुखद खबर का कहीं स्क्रॉल में जिक्र होगा। वैसे भी माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड के गुनाह से भी साहब सर माथे पर लेते हैं। ओमान तट पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत पर कांग्रेस ने भी सरकार को घेरा। कांग्रेस से मांग की कि सरकार इस मामले में अमेरिका से जवाबदेही तय करे। पार्टी ने अमेरिकी हमले की भर्त्सना की। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के व्यक्तिगत रिश्तों की दुहाई देकर कहा कि पीएम मोदी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित कर पाने में नाकाम रहे। कांग्रेस ने मृतकों के पार्थिव शरीर को जल्द भारत लाने और परिजनों के लिए उचित मुआवजा देने की मांग की। वहीं भारत सरकार ने इस घटना पर अमेरिका के सामने अपना विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राजनयिक को तलब कर इस मामले में चिंता जाहिर की। भारत के इस रिएक्शन को कमजोर माना जा रहा है। दरअसल ओमान तट पर सेटे बेलो नाम के जहाज पर हुए हमले में दुखद हादसा हुआ। इस जहाज पर सवार 24 भारतीयों में से 3 नाविकों की मौत हो गई। भारतीय नाविकों की मौत पर कांग्रेस ही नहीं, पूरा विपक्ष मोदी सरकार को घेर रहा है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री ने बेशर्मी की सारे हदें पार कर दी। एक तरफ अमेरिका ने 3 दिनों में ही 3 जहाजों पर हमला किया, जिसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई। मोदी जी भारतीयों की मौत पर अमेरिका का विरोध करने के बजाय अपनी प्रशंसा सुनकर ट्रंप को धन्यवाद देने में व्यस्त हैं। ट्रंप को धन्यवाद तो दे रहे हैं, मगर भारतीयों की मौत पर शोक का एक भी ट्वीट नहीं। क्या देश को ऐसा दब्बू और लाचार प्रधानमंत्री चाहिए। एआईएमएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार भारतीय नाविकों की जान बचाने में पूरी तरह नाकाम रही। अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में काम करने वाले भारतीयों की सुरक्षा सरकार की पहली जिम्मेदारी है। ये बेहद दुखद है कि प्रधानमंत्री के पास जश्न मनाने का समय तो है, लेकिन भारतीयों को मारने वाली अमेरिकी सेना की निंदा करने का समय नहीं। ओमान तट पर अमेरिकी हमलों में 3 भारतीय नाविकों की मौत पर विपक्ष के घेरने के बीच ही भारत ने विरोध जताया। मैरीवेक्स और सेटेबेलो के बाद जलबीर नाम का जहाज भी अमेरिकी हमले का शिकार हुआ। अमेरिकी सेना का दावा है कि इन जहाजों ने ईरान से तेल लाने की
कोशिश की थी। सेना ने चेतावनी के बावजूद नहीं रुकने पर जहाजों के इंजन रूम पर मिसाइलें दागी। भारत सरकार ने इन हमलों को बेहद चिंताजनक बताते हुए विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राजनयिक को तलब कर साफ कहा कि ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में व्यापार और आवाजाही की आजादी की मांग दोहराई। ईरान युद्ध पर सवाल पूछे जाने पर जयशंकर ने दुनिया की बेबसी का जिक्र किया। फिनलैंड में उनसे एक सीधा सवाल पूछा गया कि क्या भारत सिर्फ बेबस दर्शक बन गया है और क्या भारत इस युद्ध में कुछ कर सकता है। यह सवाल सुनकर जयशंकर मुस्कुराए। फिर उन्होंने कहा, सिर्फ भारत ही नहीं, इस समय दुनिया का बड़ा हिस्सा यही महसूस कर रहा है। यानी कई देश हालात को देखकर परेशान हैं, लेकिन उनके पास ज्यादा विकल्प नहीं है। खबरें अभी और भी हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए, लेकिन उससे पहले सत्य हिंदी को लेकर एक सूचना भी। अगर आपको सत्य हिंदी का काम पसंद है तो सत्य हिंदी और ज्यादा अच्छा काम करे, उसके लिए आपका सपोर्ट भी जरूरी है। और इसके लिए आपको कुछ बड़ा नहीं करना है, बस सत्य हिंदी का एक ऐप है, उसे डाउनलोड करना है, जिससे आप ये बुलेटिन, दूसरे वीडियोस और खबरें एक ही जगह देख सकेंगे और पढ़ सकेंगे। और आप सत्य हिंदी की मेंबरशिप लेकर भी सत्य हिंदी के काम को सपोर्ट कर सकते हैं। जो आपको आसान हो वो आप कर सकते हैं। तो अब बुलेटिन में आगे देखिए। कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन में पहुंची शिक्षिका हुई निलंबित। कांग्रेस ने सीट चोरी के खिलाफ जंग का ऐलान किया। ट्रंप का ईरान संग युद्ध खत्म करने का दावा, समझौता बाकी। और ईरान का दावा, अभी कोई डील फाइनल नहीं हुई। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में पहुंची शिक्षिका निलंबित कर दी गई। इस हरियाणा के रोहतक से यह मामला सामने आया। सरकारी स्कूल की अतिथि शिक्षिका सुलेखा दलाल निलंबित हुई। वो 6 जून को जंतर मंतर के प्रदर्शन में पहुंची थी। ये प्रदर्शन पेपर लीक के खिलाफ किया गया था। प्रदर्शन के दौरान उनके बयान भी काफी वायरल हुए। इसके कुछ दिन बाद निलंबन का आदेश जारी हुआ। हालांकि आदेश में कोई स्पष्ट वजह नहीं बताई गई, लेकिन शिक्षा विभाग का पक्ष भी सामने आया। अधिकारियों का कहना है कि नियमों का उल्लंघन हुआ है। उनके मुताबिक बिना अनुमति प्रदर्शन में शामिल हुई थी। सुलेखा दलाल इससे सहमत नहीं। उनका कहना है कि उन्हें कोई कारण नहीं बताया गया। उन्हें लगता है कि प्रदर्शन में जाने को लेकर ही सजा मिली है। सुलेखा ने अपने बेटे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बेटे ने परीक्षा के लिए मेहनत की थी, लेकिन कथित पेपर लीक से उसका नुकसान हुआ। उनका आरोप है इस मुद्दे पर कम चर्चा हुई। अब निलंबन के बाद नया विवाद खड़ा हो गया। सवाल उठ रहा है कि आवाज उठाना गलती थी या नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी ने शिक्षा व्यवस्था में बदलाव के लिए आंदोलन तेज कर दिया। पार्टी ने शिक्षा सुधारों के लिए बड़ा एजेंडा पेश किया। पुणे विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रदर्शन आयोजित किया गया। यह आंदोलन का 5 सूत्रीय घोषणा पत्र जारी हुआ। इसमें परीक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की मांग की गई। पहली मांग पेपर लीक पर मुआवजा देने की है। छात्रों को 10,000 रुपए देने की बात कही गई। दूसरी मांग समय पर नतीजे घोषित करने की है। तीसरी मांग परीक्षा रद्द होने पर नई तारीख बताने की है। आंदोलनकारियों ने मूल्यांकन प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। उन्होंने उत्तर पुस्तिकाओं की हाथ से जांच की मांग की। साथ ही परीक्षा में देरी से छात्रों को नुकसान न हो, इसके लिए उम्र और प्रयासों की सुरक्षा मांगी गई। घोषणा पत्र में स्वतंत्र ऑडिट संस्था बनाने की भी मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक बार फिर अध्यक्ष राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए। उनके साथ पवन खेड़ा और मंसूर अली खान ने भी राज्यसभा की राह पकड़ ली। राज्य में कुल 4 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा की गई। यानी कि कर्नाटक में शुरुआत में 5 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए थे, लेकिन एक आवेदन खारिज हो गया। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख खत्म होने तक मैदान में 4 उम्मीदवार ही बचे। इसके बाद निर्वाचन अधिकारियों ने इन चारों को निर्विरोध विजेता घोषित कर दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने इस जीत पर खुशी जताई। उन्होंने खड़गे और अन्य साथियों को बधाई देते हुए बड़ी उम्मीद जताई। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर कांग्रेस ने सीट चोरी का गंभीर आरोप लगाया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर बीजेपी और चुनाव आयोग की जुगलबंदी पर हमला बोला। उनका कहना है कि बीजेपी के लिए चुनाव जीतने से ज्यादा उसे फिक्स करना आसान है। कांग्रेस ने उदाहरण दिया कि क्या एक स्वतंत्र उम्मीदवार को गलती सुधारने का मौका दिया गया, उसके उलट उनकी उम्मीदवार को बिना सुने ही सीधे अयोग्य घोषित कर दिया गया। पार्टी अब इस पूरे मामले को कानूनी रूप से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। कांग्रेस ने इसके साथ ही महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक के मुद्दे भी उठाए हैं। इन सभी समस्याओं को लेकर पार्टी अब देश भर में एक बड़ा अभियान चलाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। अब पार्टी लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए सड़क से संसद तक संघर्ष करेगी। टीएमसी में टूट के बीच अब ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा। ममता बनर्जी के सबसे करीबी माने जाने वाले टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने ममता को साफ साफ कह दिया कि दीदी को मुझ में और अभिषेक में से किसी एक को चुनना होगा। दरअसल विवाद की जड़ अभिषेक बनर्जी से जुड़े कथित फर्जी हस्ताक्षर मामले की सुनवाई है। इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट में पार्टी की ओर से पैरवी कर रहे कल्याण बनर्जी ने खुद को केस से अलग कर लिया है। उनका कहना है कि सीआईडी द्वारा अभिषेक बनर्जी के कार्यालय में की गई तलाशी के बाद उन्होंने अदालत में जल्द सुनवाई की मांग की थी।
और कोर्ट भी सुनवाई के लिए तैयार हो गया था। इसके बावजूद देर रात उन्हें यह कहा गया कि अब आप नहीं बल्कि इस केस की जिम्मेदारी कोई और संभालेगा। कल्याण बनर्जी का कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम से उनके सम्मान को ठेस पहुंची। उनका मानना है कि जिस तरह से उन्हें दरकिनार किया गया वो स्वीकार्य नहीं। इसी के बाद उन्होंने कहा कि मैं ममता दीदी के साथ हूं, मगर अब दीदी को तय करना है कि क्या वो अपनी पार्टी को अभिषेक के बिना आगे नहीं ले जा सकेंगे। ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध खत्म करने का दावा किया है, हालांकि ईरान ने इसकी पुष्टि नहीं की। राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया कि हमने ईरान के साथ युद्ध समाप्त कर दिया। ट्रंप के मुताबिक दोनों देशों के बीच एक मजबूत समझौता हुआ। इस समझौते के तहत ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, जो अमेरिका की मुख्य शर्त थी। ट्रंप का दावा है कि इस डील का 95% हिस्सा पूरा हो चुका है। हालांकि ईरान ने अभी तक किसी भी समझौते की पुष्टि नहीं की। ट्रंप ने साफ किया कि ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकेबंदी अभी जारी रहेगी। ये नाकेबंदी तब तक नहीं हटेगी जब तक ये सौदा पूरी तरह फाइनल न हो जाए। जल्द ही इस समझौते को एक औपचारिक रूप देने की तैयारी की जा रही है। ट्रंप ने कहा कि जल्द ही किसी यूरोपीय देश में इस पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। फिलहाल पूरी दुनिया की निगाहें इस शांति समझौते की सच्चाई और इसकी शर्तों पर टिकी हैं। अब यह देखना होगा कि दिलचस्प होगा क्या ये दावा हकीकत में बदल पाता है या नहीं। ट्रंप जहां युद्ध खत्म करने और डील होने का ऐलान कर रहे हैं, वहीं ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी समझौते की अंतिम पुष्टि से इनकार किया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल वाकई ने इसे सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि ईरान ने अभी तक किसी समझौते को अंतिम रूप नहीं दिया। उनका कहना है कि जो भी खबरें आ रही हैं वो केवल अटकलें मात्र हैं। ईरान ने साफ कर दिया कि वो बातचीत में अभी अपनी रेड लाइन से समझौता नहीं करेगा। वार्ता का एक बड़ा हिस्सा तैयार हो चुका है, लेकिन अमेरिका बार बार अपने रुख बदल रहा है। इस कारण से अभी तक किसी ठोस नतीजे पर पहुंचना मुमकिन नहीं हो पाया। अमेरिका ने दावा किया था कि उन्होंने ईरान के साथ युद्ध खत्म कर दिया। इसके ठीक उलट ईरान ने अब स्पष्ट कर दिया है कि अंतिम फैसला अभी बाकी है। जब तक ईरानी अधिकारी इस पर आधिकारिक मोहर नहीं लगाएंगे तब तक कुछ नहीं माना जाएगा। सुबह 11 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। दोपहर 2 बजे मिलते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.